Assalamu alaikum. So today we will be doing one more question of a latest past paper. This is again a question of wage determination. The question is from the past paper, October November 2024, paper 4, variant 3. Question पढ़ रहा हूँ. Wages in a perfectly competitive labor market will always be higher than wages in a monopoly labor market. With the help of a diagram, evaluate this statement 20 marks. ये कह रहा है कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर को और एक मोनोपोली के लेबर मार्केट स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करो और आप बताओ कि क्या एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मोनोपोली के कंपैरिजन में दोनों में से परफेक्टली लेबर मार्केट स्ट्रक्चर क्या वर्कर्स को ज़्यादा वेज रेट ऑफर करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है. आप डायग्राम्स को यूज़ करो और इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करो कि ऐसा होता है या नहीं होता. ठीक है. सो you will agree with the statement. You will also agree and you will also disagree. आप बता दोगे कि भाई अगर परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड यूनियन की इंटरवेंशन हो जाती है तो यस, इन अ परफेक्टली लेबर मार्केट स्ट्रक्चर wages are higher than a monopoly. ठीक है. खैर, we will make the marking scheme and we will start. Okay. So first we should know कि in a 20 marker question there are 14 marks for knowledge and analysis. AO1 is knowledge, AO2 is analysis. नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं और AO3 जो है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 वो एवेल्युएशन है. एंड यू गेट 6 मार्क्स फॉर द एवेल्युएशन पार्ट. ठीक है. आपके पास 6 मार्क्स आते हैं. यू गेट 6 मार्क्स फॉर एवेल्युएशन. ओके. ये आपकी आपकी ये क्या हो गई, ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि फर्स्ट टू असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स नॉलेज एंड एनालिसिस इसके आपको 14 मार्क्स मिलते हैं और जो आपका थर्ड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है जो इवेल्युएशन है उसके आपको मिलते हैं 6 मार्क्स. ठीक है. So if we start making marking scheme of this question, तो सबसे पहले जो है वो हमें इसको डिफाइन करना होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर. सही है. सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे परफेक्टली. सबसे पहले आप लेबर मार्केट डिफाइन कर देना पहले इसको ना. सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर दो लेबर मार्केट. ठीक है. 2 लाइन के अंदर. उसके बाद आप इसको डिफाइन करोगे. उसके बाद आप डिफाइन करोगे डिफाइन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. डिफाइन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट प्लस उसके फीचर्स बता दोगे. ठीक है. फिर आप बताओगे हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड. हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड. आप बताओगे कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर वेजेस कैसे डिटरमाइन होती है. तो आप उसको ये बात बताओगे कि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी सप्लाई फॉर लेबर होती है वो आपके एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, वो आपके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर और जो कि आपके गिवन वेज रेट के इक्वल होगा. आप ये बता दोगे कि सर जो आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है वो आपके गिवन वेज रेट के इक्वल होगा. बिकॉज आपको कल याद भी होगा हमने कल एक आंसर भी लिखा है कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है इसलिए देयर इज नो वेज डिस्क्रिमिनेशन. यू गाइस रिमेंबर राइट. और साथ साथ आप इसकी डायग्राम बना दोगे. सही है. फिर इसके बाद आप इसको बताओगे MRP थ्योरी. सही है. MRP थ्योरी और उसकी अजम्पशंस बताओगे परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई MRP की थ्योरी क्या है और उसकी अजम्पशन आप बताओगे परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर. सही है. उसके बाद आप इसको क्या बताओगे, उसके बाद आप बताओगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. उसके बाद आप इसको डिफाइन करोगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो आप इसको बताओगे कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट है जहाँ पर MRP इज इक्वल टू MCL. सही है. ये बता दोगे इसको और साथ साथ डायग्राम बना दोगे और उसको क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे. सही. आप डायग्राम बनाओगे और उसको एक्सप्लेन करोगे. जैसे अगर मैं आपको याद दिला दूं तो आप इसको ये बात बताओगे कि अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करते हो आप
ओवर हायरिंग ऑफ वर्कर्स करते हो तो एवरी एडिशनल वर्कर विल कंट्रीब्यूट मोर इन टर्म्स ऑफ वेज देन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो वर्कर की हायरिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से कम वर्कर्स एम्प्लॉय करते हो तो एवरी एडिशनल वर्कर विच इज बीइंग हायर्ड इज कंट्रीब्यूटिंग मोर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देन इन टर्म्स ऑफ वेज रेट, तो वर्कर्स की हायरिंग को इंक्रीज करना चाहिए टिल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। आप ये डायग्राम बनाओगे उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। सेट है, फिर यहाँ तक आपने बता दिया उसको, सही है। अब आप इसको बताओगे, अब आप इसको सबसे पहले डिफाइन कर देना, सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर देना 2 लाइन में, जस्ट इन 2 लाइन। व्हाट इज ट्रेड यूनियन? बता दोगे कि ट्रेड यूनियन एक इदारा है जो वर्कर के बिहाफ पर जाकर बार्गेनिंग करता है एम्प्लॉयर से और नेगोशिएट करता है वेज रेट को, अनफेयर डिसमिसल से प्रोटेक्ट करता है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वर्किंग बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आप इसको बता दोगे, सही है। उसके बाद आप बताओगे कि एक ट्रेड यूनियन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बार्गेन करता है हायर वेजेस के लिए, तो उसके पास 2 तरीके होते हैं ना। नंबर 1 तरीका होता है कि व्हाट ही कैन डू इज ही कैन रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ लेबर। पहला तरीका होता है कि वो लेबर की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दे, और दूसरा तरीका होता है कि वो हायर वेजेस हायर वेजेस बार्गेन करने में सक्सेसफुल हो जाए। 2 तरीके होते हैं जो हमने कल भी पढ़ा था, सही है। और आप दोनों की डायग्राम बना दोगे, और आप दोनों की डायग्राम बना दोगे और दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे लिटिल बिट, ठीक है। आप दोनों की डायग्राम बना दोगे और आप दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो सवाल का आधा हिस्सा हो गया, ये तो सवाल का आधा हिस्सा हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या बताओगे सर? अब आप इसको बताओगे मोनोप्सनी के बारे में, अब आप इसको मोनोप्सनी के बारे में बताओगे। तो आप सबसे पहले इसको, अब आप इसको क्या डिफाइन करोगे? अब आप इसको डिफाइन करोगे, डिफाइन मोनोप्सनी, और उसके फीचर्स बताओगे। सही है, आप क्या डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे मोनोप्सनी और उसके फीचर्स। जैसे कि आप बताओगे इसको कि भाई मोनोप्सनी इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर एवरी वर्कर इज एवरी वर्कर इज डिफरेंट, दे आर बीइंग पेड डिफरेंट वेजेस बिकॉज हर वर्कर के पास डिफरेंट एबिलिटी और डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होती है, सही है। ये सारी चीज़ें आप बताओगे। उसके बाद आप इसको बताओगे कि यहाँ पर एमआरपी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ पर एसीएल इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज़ नॉट इक्वल टू योर गिवन वेज रेट, क्योंकि वेज की डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्योंकि इम्परफेक्ट नॉलेज है। फिर आप बताओगे कि मोनोप्सनी के अंदर वेज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, तो आपको याद है ना भाई, मोनोप्सनी मार्केट वेज रेट से ज़्यादा वेज रेट देती है, याद है आपको? नहीं याद है? वो सब वर्कर, वो एक वर्कर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वेज रेट देती है, बाकी वर्कर को कम वेज रेट पे हायर कर लेती है, ऐसा ही है। ऐसा ही आप बताओगे डिफाइन मोनोप्सनी प्लस फीचर्स, और आप बताओगे कि हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड, आप ये बता दोगे कि वेजेस कैसे डिटरमाइंड होती है एक मोनोप्सनी मार्केट में, और क्या कहते हैं, उसकी डायग्राम बना दोगे, सही है, ये बना दोगे। अब देखो, अब अगर आपको याद हो तो मोनोप्सनी क्या करता है सर? सर मोनोप्सनी आखिरी वर्कर को ज्यादा वेज रेट देता है और बाकी वर्कर को कम वेज रेट पे हायर करता है, तो इसका मतलब है एक बात प्रूफ हो चुकी है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक मोनोप्सनी के कंपैरिजन में ज्यादा वेज रेट पे करी जाती है। क्या ये बात से सब अग्री करते हैं? क्या ये बात से सब अग्री करते हैं? यस और नो प्लीज जवाब दें। ओके, अब आप इसके बाद आप एक पैराग्राफ ऐड कर देना, जिसके अंदर आप क्या करोगे, कंपेयर वेजेस ऑफ परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर एंड मोनोप्सनी। आप कुछ भी नहीं करोगे, आप एक पैराग्राफ ऐड कर दोगे जिसके अंदर आप एक परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर और एक मोनोप्सनी के वेज रेट को कंपेयर करोगे, और उसके बाद आप सीधी सीधी इवैल्यूएशन दे दोगे, सही है। और इवैल्यूएशन बिल्कुल सिमिलर ही होगी लास्ट क्वेश्चन से। आप उसमें बताओगे कि इलास्टिसिटी ऑफ लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप बताओगे कि लेबर और
कितना सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है। फिर आप एक्सेप्शंस की बात करोगे कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर तो सारे वर्कर आइडेंटिकल होते हैं तो उनको सेम वेज दी जाती है। और मोनोप्सनी के अंदर सारे वर्कर डिफरेंट है तो उनको उनकी स्किल्स के ऊपर वेजेस दी जाती हैं। सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लंबी करोगे, ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब सीन ये है कि आई आई ऑल्सो वांट कि हम लोग इस आंसर को पूरा लिख लें। अब जाहिर सी बात है, देखो दो लोग होते हैं, एक होता है हार्ड वर्कर, एक होता है स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्कर की क्या पहचान है कि यहाँ जो हमने लास्ट क्लास में आंसर लिखा था ना, उसका यहाँ तक तो आंसर पूरा का पूरा सेम है। ऐसा ही है भाई, यहाँ तक का आंसर पूरा का पूरा सेम है, तो मैं यहाँ तक आंसर को पीछे से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट मोनोप्सनी से आंसर लिखना शुरू करूंगा ताकि वी आर एबल टू कंप्लीट दिस आंसर। ओके, शुड वी गो फॉर इट? ओके, सो फर्स्ट वी विल टेल देम। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में आपके सामने लिखा हुआ है, The theory of wage determination states that wages in a labor market are determined through forces and intersection of demand and supply of labor. The demand for labor curve is known as MRP curve and the supply for labor curve is known as ACL curve. फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि लेबर मार्केट में वेज डिटर्मिनेशन होती है जहां पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर इंटरसेक्ट करेगा, इक्वल होगा। डिमांड फॉर लेबर के कर्व को एमआरपी कर्व कहते हैं, सप्लाई फॉर लेबर के कर्व को एसीएल कर्व कहते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स व्हिच आर होमोजेनियस आइडेंटिकल हैविंग द सेम स्किल लेवल एंड प्रोडक्टिविटी लेवल एंड द मार्केट शेयर इज सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द वेज लेवल नोन एज वेज टेकर। And since there is existence of perfect knowledge, so there is no wage discrimination. That is why your average cost of labor is equal to your marginal cost of labor, which is equal to your given wage rate. So forming a horizontal supply for labor curve, ठीक है। ये कह रहा है कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे वर्कर होमोजीनियस आइडेंटिकल है, इसलिए सबके सबको सेम वेज रेट दी जाती है बिकॉज सबके पास सेम प्रोडक्टिविटी सेम स्किल होती है। इसलिए जो आपका गिवन वेज रेट है वो आपके एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के इक्वल है, और इस वजह से आपका जो सप्लाई फॉर लेबर यानी कि एसीएल का कर्व है वो हॉरिजॉन्टल कर्व है। फिर इसके बाद आपको बताया गया है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज प्रोडक्ट ऑफ एमपीएल एंड एमआर। एमआर इज द एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट्स। MPL is the additional output produced by hiring every additional labor. The formula is MRP is equal to MPL into MR। ये कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है MPL into MR। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है कि हर एडिशनल लेबर कितना एडिशनल आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि हर एडिशनल यूनिट कितना कमा के दे रहा है। सही है, परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर the marginal revenue is constant and the MPL follows the law of diminishing return, which states that MPL increases due to increasing returns and falls due to decreasing return. Due to constant MR, the MRP curve, the MPL will always be equal to MRP. So the shape of both MRP and MPL will be the same, as both will follow the law of diminishing return due to the constant MR. ये कह रहा है कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट है, इस वजह से जो आपका एमपीएल है वही आपका एमआरपी है, तभी एमपीएल एमआरपी दोनों का शेप भी सेम है, क्योंकि अगर एमपीएल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को फॉलो करता है तो एमआरपी भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को फॉलो करेगा। उसके बाद आपके सामने ये दो डायग्राम बनी हुई है। सही है, ये फर्स्ट डायग्राम परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के वेज डिटर्मिनेशन की है, और सेकंड डायग्राम जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की है। तो हमने ये बात पढ़ी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट होता है जहां पर एमआरपी एमसीएल इक्वल है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेवल E1 पे हायर ऑपरेट करते हो तो वही आपका जो एडिशनल वर्कर है वो वेज में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और रेवेन्यू में कम कर रहा है, इसलिए वर्कर की हायरिंग को कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए टिल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेवल E2 पर ऑपरेट करते हो, सो योर एवरी एडिशनल वर्कर इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग मोर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देन इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेज रेट, सो वर्कर्स हायरिंग शुड बी इंक्रीज टिल अ पॉइंट दैट इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है ये आपको ये बता रहा है। फिर इसके बाद आपको ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन दी हुई है। अच्छा, आप सिर्फ ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन लिखेंगे और बस आप यहाँ पर आप इसको ये पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन एक इदारा है जो वर्कर के बिहाफ पे जाके नेगोशिएट करता है और एम्प्लॉयज़ की राइट को प्रोटेक्ट करता है, और आप बता दोगे कि द मेन एम ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू बार्गेन फॉर हायर वेजेस फॉर इट्स एम्प्लॉय विच कैन बी डन थ्रू टू विच कैन बी डन थ्रू रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ लेबर और थ्रू सक्सेसफुली बार्गेनिंग फॉर हायर वेजेस। जब इसने अपनी लेबर की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करा तो उसकी वजह से वेज रेट बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया, और दूसरा जब उसने ज़्यादा वेज रेट के लिए सक्सेसफुली बार्गेन कर लिया तो उसकी वजह से कंट्री में सरप्लस हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। बस आप ये समझा दोगे। ये आपके पास दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं। उसके बाद अब आप इसको इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर समझाओगे, ठीक है।
अब आप इसको मोनोप्सनी समझाओगे। सही है, अब आप इसको मोनोप्सनी समझा दोगे कि व्हाट इज अ मोनोप्सनी। तो पहले आओ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मोनोप्सनी क्या होती है। देखो इधर देखो। देखो याद रखना, मोनोप्सनी इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है, एंड मोनोप्सनी इज अ टाइप ऑफ मोनोपली, एंड इट इज अ सिंगल बायर ऑफ लेबर, दैट इज वाई इट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द वेज रेट। ये अकेली बायर है लेबर की, इस वजह से इसके पास पावर है कि वेज रेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मोनोप्सनी जो है ना, मोनोप्सनी के केस में सोसाइट इम्परफेक्ट नॉलेज अवेलेबल होती, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, इसलिए देर इज वेज डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज वाई योर गिवन वेज रेट इज नॉट इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर एंड नॉट इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। योर MRP is also downward sloping because the marginal revenue continuously falls, एंड आपका जो MPL है वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। फिर मोनोप्सनी आखिरी वाले वर्कर को ज़्यादा वेज रेट देके बाकी वर्कर्स को अट्रैक्ट कर लेती है। और फिर आप बता दोगे इस डायग्राम के थ्रू कि मोनोप्सनी में कैसे वेज रेट डिटरमाइन होता है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दी हाफ पार्ट ऑफ द आंसर। आ जाए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं मोनोप्सनी के बारे में। सही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे। मोनोप्सनी एग्जिस्ट्स इन मोनोप्सनी एग्जिस्ट्स इन इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, आप सबसे पहले क्या बता दोगे। मोनोप्सनी एग्जिस्ट्स इन imperfect labor market structure and it is a major buyer of labor, and it is a major buyer of labor and has the market power to influence the wage rate। ठीक है, and has the market power to influence the wage rate। सही है, फिर आप बताओगे इसको। इन मोनोप्सनी in monopsony as there is existence of imperfect knowledge in monopsony as there is existence of imperfect knowledge। ठीक है, as there is existence of imperfect knowledge, so there will be wage discrimination, so there will be wage discrimination। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मोनोप्सनी में इम्परफेक्ट नॉलेज है, इसलिए वेज डिस्क्रिमिनेशन होगी। सही है, एज इट इज अ वेज मेकर। सही है, एज इट इज अ वेज मेकर। सही है, ये वेज डिस्क्रिमिनेशन इसलिए रही है क्योंकि वेज मेकर है, अपनी वेज रेट को खुद से सेट करेगा। सो योर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर योर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज नॉट इक्वल टू योर इज नॉट इक्वल टू योर गिवन वेज रेट। क्या लिखा मैंने इधर, इस वजह से जो आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है वो गिवन वेज रेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि इम्परफेक्ट नॉलेज है और वेज की डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है। सही है, फिर आप इसको बता दोगे। इन मोनोप्सनी इन मोनोप्सनी योर MRP कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। योर MRP कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू फॉलिंग MR ड्यू टू फॉलिंग मार्जिनल रेवेन्यू। सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपको 2 मिनट रुक के एक बात बता दूं ना, तो परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो क्या कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू ना वो कांस्टेंट था, और इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली गिर रहा होता है। सही है, इस वजह से आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का कर्व है, जो MRP कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सही है, और दूसरी बात ये है कि आप ये भी बताओगे, और आप इसको ये भी बता दोगे
एंड योर सप्लाई फॉर लेबर कर्व इज एंड योर सप्लाई फॉर लेबर कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। एंड योर सप्लाई फॉर लेबर कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ये आपने बता दिया कि आपका जो सप्लाई फॉर लेबर का कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, सही है। अब आप इसको बता दोगे मोनोप्सनी में वेज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, सही है। अब मैं इसको ये बता देता हूँ कि भाई मोनोप्सनी में वेज रेट डिटरमाइन होता है थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, जहाँ पे एमआरपी एमसीएल इक्वल होता है। वैसे डिटरमाइन होना चाहिए एसीएल और एमआरपी जहाँ पर इक्वल है, क्योंकि वहाँ से मार्केट वेज रेट डिटरमाइन होता है। लेकिन मोनोप्सनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वेज रेट पे ही कर रहा होता है अपने एम्प्लॉइज को, ताकि वो बाकी वर्कर को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो आप इसको ये बता दोगे। अच्छा जी, अब आप बताओगे। ओके, आ जाओ, अब आप इसको बता दो। इन मोनोप्सनी वेज रेट इज डिटरमाइंड wage rate is determined through a point through a point where, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप पेपर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वेयर एमआरपी इज इक्वल टू एसीएल, जहां पर एमआरपी और क्या इक्वल होगा, एसीएल इक्वल होगा, सही है। इन मोनोप्सनी वेज रेट इज डिटरमाइंड थ्रू अ पॉइंट वेयर एमआरपी इज इक्वल टू एसीएल, दैट इज दैट इज द मार्केट वेज रेट, दैट इज द मार्केट वेज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। दैट इज द मार्केट वेज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, सही है। वो मार्केट वेज रेट होगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, जहाँ पर एमआरपी और एसीएल इक्वल होगा, सही है। लेकिन आपको पता है कि मोनोप्सनी क्या पे कर रहा होता है, मोनोप्सनी अपने वर्कर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वेज रेट पे कर रहा होता है, सही है। तो मैं अब क्या लिखूंगा, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वर्कर्स, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स, द मोनोप्सनी increases wage rate of the last worker to profit maximizing level, to profit maximizing level, that is MRP is equal to MCL, ठीक है, at point A and hires rest workers, सही है, और जो बाकी बचे हुए वर्कर होंगे, and hires less rest workers at wage rate W1, which is lower than the market wage rate, which is lower than the market wage rate, as shown in diagram number, as shown in diagram number 5, ठीक है। अब मैं डायग्राम बना दूंगा, सही है। अब आप देखो मैं डायग्राम क्या बनाऊंगा। ये सबसे पहले मैंने बना दी दो एक्सिस, ऊपर आ गया वही वेज रेट, ठीक है, वेज रेट को डब्ल्यू से दिखाते हैं, और नीचे आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं मोनोप्सनी की डायग्राम, ठीक है। तो मोनोप्सनी में अगर आपको याद हो, तो ये आपका किसका कर्व है, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये आपका एमआरपी का कर्व है, सही है। एमआरपी इज इक्वल टू डिमांड फॉर लेबर, सही है। और ये जो आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये आपका सप्लाई फॉर लेबर का कर्व है, चेक करो। दिस इज योर सप्लाई फॉर लेबर विच इज इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर का कर्व है। ये दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि वेज डिस्क्रिमिनेशन और ये इम्परफेक्ट नॉलेज है, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट वेज रेट क्या है सर, जहाँ पर एसीएल और एमआरपी इक्वल है, ये मार्केट वेज रेट है। ये मार्केट वेज रेट डब्ल्यू और मार्केट एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, चेक कर लो।
ये मार्केट वेज रेट और ये मार्केट एम्प्लॉयमेंट लेवल। मोनोप्सनी आखिरी वाले वर्कर को ज़्यादा वेज रेट पे करती है, और वो वेज रेट का नाम क्या होता है? जहाँ पर एमआरपी एमसीएल इक्वल है, ये वाला वेज रेट वो पे करती है आखिरी वर्कर को, ये वाला वेज रेट पे करती है। और बाकी वर्कर्स को वो एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर से वेज रेट डिटरमाइन होता है ना, तो वो बाकी वर्कर्स को कम वेज रेट पे हायर कर लेगी, ठीक है। तो ये सीन है। तो अब अगर सीधे सीधी एक बात है, अब अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, तो एक बात कंपेयर होके पता चल रही है कि मोनोप्सनी के अंदर वेज रेट कम पे करा जाता है एज कम्पेयर टू अ परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब मैं एक पैराग्राफ ऐड करूंगा जिसमें मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर दूंगा और फिर कंक्लूजन लिख दूंगा, सिंपल इज दैट। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट इन अ मोनोप्सनी लेबर मार्केट, in a monopsony labor market, the employer has wage setting power. The employer has wage setting power due to most dominant buyer of labor, सही है, comma, this leads to a situation where wages and employment are both where wages and employment both are lower as compared to perfectly competitive लेबर मार्केट, ठीक है, एज कंपेयर टू अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट, ठीक है। सेट है, आपने बताया कि भाई मोनोप्सनी और परफेक्ट लेबर मार्केट को अगर हम कंपेयर करें तो मोनोप्सनी के अंदर वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होता है, सही है, एज कंपेयर टू अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट, क्योंकि वो, देखो अगर आप इस डायग्राम में गौर करो ना, अगर आप इस डायग्राम में गौर करो, तो जहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करो तो जहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर और एमआरपी इक्वल होता है ना, ये मार्केट वेज रेट है। और मोनोप्सनी जो है वो मार्केट वेज रेट से भी कम वेज रेट दे रहा है, जबकि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सबको सेम वेज रेट दिया जाता है। मतलब अगर मैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पर जो आपका वेज रेट है वो आपके एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर और आपके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के बराबर है। मतलब ये आप यूं समझो कि ये वाला वेज रेट परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में दिया जा रहा है और ये वाला इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में दिया जा रहा है। तो भाई देखो ना, वेज रेट भी कम है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम है, क्योंकि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है और ये आपका वेज रेट है, और मोनोप्सनी के अंदर आपका वेज रेट W1 है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी E1 है। तो इसका मतलब मैंने ये वाली बात सही लिखी है, ये बात समझ आई मैंने क्या बोला सबको? ओके, सो moreover in a perfectly competitive case, firms are wage taker firms are wage takers and must accept the market wage rate, सही कह रहा हूँ, and must accept the market wage rate as wages are determined through a point where supply for labor is equal to where supply for labor
इज इक्वल टू डिमांड फॉर लेबर। ठीक है। और वर्कर्स आर, और नहीं, एंड वर्कर्स आर पेड वेजेस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर इक्वल होता है, वहां से वेज रेट आता है और वो वेज रेट एमआरपी के इक्वल होगा। मतलब पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला वेज रेट पे करा जाता है जो मार्केट वेज रेट के इक्वल होता है। सेट है। द डिमांड फॉर लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एमआरपी ऑफ वर्कर विच डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी एंड डिमांड फॉर गुड। ये कह रहा है कि डिमांड फॉर लेबर को एमआरपी इन्फ्लुएंस करता है और गुड की डिमांड इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर गुड की डिमांड ज़्यादा है तो वर्कर की भी डिमांड ज़्यादा होगी, तो वर्कर को ज़्यादा वेज रेट मिलेगा। सही है। तो लिखा हुआ है इफ़ डिमांड फॉर गुड इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर लेबर विल ऑल्सो इंक्रीज, सो इज़ द वेज रेट। ठीक है। और इसी तरीके से सप्लाई फॉर लेबर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। सही है। सप्लाई फॉर लेबर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी वगैरह, जिसको देख के इंडिविजुअल की सप्लाई फॉर लेबर के ऊपर इफेक्ट आता है ना भाई। अगर एक इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी अच्छी मिल रही है, वहाँ पर गुड वर्किंग कंडीशन है, तो हर बंदा उस इंडस्ट्री में काम करना चाहेगा। एम्प्लॉय विल बी विलिंग टू वर्क इन दैट इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो ये डिमांड और सप्लाई फॉर लेबर के डिसीजन से ही मार्केट में वेज रेट डिटरमाइन होता है। सही है। वो दोनों तरीके की मार्केट में। फिर कंक्लूजन में मैंने लिखा हुआ है कि एक परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर और एक मोनोप्सनी के अंदर वेज रेट ज़्यादा होगा या नहीं होगा, वो आउटकम अनक्लियर है। क्योंकि अगर एक ट्रेड यूनियन की इंटरवेंशन हो जाएगी तो वो ज़्यादा वेज रेट्स बार्गेन करने में सक्सेसफुल हो जाएगी और वो वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से मजबूरन वर्कर को ज़्यादा वेज रेट देना पड़ेगा एक कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी। फिर एक और बात ये लिखी हुई है कि कितना इजी है कि लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है। अगर आसान है तो फिर वेजेस को कम ही रखना पड़ेगा, वरना मशीन से आप अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, मशीन से आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मिनिमम वेज के थ्रू भी वेज रेट को बढ़ा सकती है, तो ये भी एक मसला है। और फिर इसके बाद हमने एक टैग लाइन दे दी कि वेजेस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, यानी कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एज कम्पेयर टू मोनोपली ज़्यादा होगी। ये बात स्टेटमेंट की हद तक तो ट्रू है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज देर इज इट डिपेंड्स अपॉन द बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, it depends upon the government intervention, it depends upon the industry difference as well। ठीक है। so this is a 20 marker question of comparison of perfectly competitive labor market structure and imperfect labor market structure, जिधर हमने ये कंपेयर करा कि वेजेस कैसे डिटरमाइन होती है और परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर में एक इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के यानी कि मोनोप्सनी के मुकाबले में ज़्यादा वेज रेट क्यों पे करी जाती है। ठीक है। थैंक यू जी।